आफ्ताब के नार्को टेस्ट को किस तरह किया जा रहा है, इसका एक डेमो प्रेजेंटेशन हम आपको दिखाते हैं ताकि आप ये पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ सके। दरअसल हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि जिस प्रक्रिया को लेकर पूरे देश में चर्चाएं हैं उसे आसान शब्दों में आपको बता सकें। तो आखिर ये नार्को टेस्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ये होता कैसे है, क्या कुछ प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है, ये बेहद आसान शब्दों में आपको दिखाने समझाने के लिए मैं आपको नोएडा के विनायक अस्पताल में लेकर के आया हूं। यहां एक वार्ड में एक ऐसा ही सेटअप तैयार किया गया है जिससे हम आपको ये जो नार्को टेस्ट है इसकी बारीकियां समझा सकें। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सौरभ चौधरी जो कि एमडी हैं विनायक अस्पताल के, जनरल फिजिशियन हैं। उसके साथ डॉक्टर रोशनी पवार हैं जो कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। एनेस्थीसिया बहुत जरूरी होता है, नार्को का मतलब ही एनेस्थीसिया है। साथ ही डॉक्टर पुनीत जैन हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है साइकोलॉजिस्ट का, क्योंकि उसकी मनोदशा कैसी है ये बेहद जरूरी होती है। और साथ ही वेद भूषण जो कि दिल्ली पुलिस के फॉर्मर एसीपी हैं, पूर्व एसीपी। अब आप समझिए कि पुलिस की भूमिका, क्योंकि भले जांच अधिकारी वगैरह नहीं होगा तो कैसे सवाल पूछने हैं ये तय कौन करेगा, इसीलिए पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सीधे डॉक्टर सौरभ से बात करते हैं। सब्जेक्ट जब है यहाँ पे नार्को टेस्ट, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? असल में आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जितने भी टेस्ट हैं, चाहे पॉलीग्राफ हो, चाहे ब्रेन मैपिंग हो, और अब जो नार्को के लिए आफ्ताब को ले जाया जा रहा है, तो ये सारे डीडीटी टेस्ट हैं, मतलब डिसेप्शन डिटेक्टिव टेस्ट। अगर कोई भी सब्जेक्ट झूठ बोलने की कोशिश करता है या फिर अपने बयानों से पलटता है तो उसको सही ट्रैक पे लाने के लिए, जो क्लूज हैं वो सच्चाई से जानने के लिए ये सारे टेस्ट करे जाते हैं बारी बारी से। तो जैसे कि हमने देखा कि पॉलीग्राफ ऑलरेडी हो चुका है और उससे बड़े वाइटल क्लूज भी मिले हैं कल, जैसे कि वेपन्स रिकवर हुए हैं 5 चाकू, और उसके साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्लूज जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। प्री नार्को टेस्ट इसको कहा जाता है, जिसमें कि सब्जेक्ट की एक तो सबसे पहले कंसेंट कि वो ये टेस्ट अपने ऊपर करवाना चाहता है, उसकी कंसेंट भी ली जाती है। उसके बाद एक बॉडी का पूरा चेकअप जिसमें उसके सारे वाइटल पैरामीटर्स जो कि हम इस मॉनिटर पे भी देख पा रहे हैं अभी, वो उस टेस्ट के दौरान भी किए जाते हैं। उसके अलावा उसके जनरल बॉडी पैरामीटर्स फिट हैं कि नहीं है, वो ये जो एनेस्थेटिक एजेंट जो ट्रूथ सीरम हम बोलते हैं वो अगर एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता पेशेंट रखता है सेफली, इसको हम प्री नार्को टेस्ट कहते हैं। तो प्री नार्को, आपने कहा ट्रूथ सीरम की बात आई तो मैं चाहूंगा माइक आप डॉक्टर रोशनी पवार को दे। डॉक्टर, एनेस्थीसिया क्यों दिया जाता है और नार्को टेस्ट में एनेस्थीसिया की जरूरत किसी सब्जेक्ट को देने की जरूरत क्यों पड़ती है? नार्को टेस्ट में एनेस्थीसिया देने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर नार्को टेस्ट किसी का किया जा रहा है तो हमारे जो उनका दिमाग होता है वो उसको सच बोलने से रोकेगा। तो नार्को टेस्ट में जो ट्रूथ सीरम दिया जाता है उससे क्या होता है, वो इनहिबिशन को वो हैम्पर कर देता है। जो सब्जेक्ट है हमारा वो झूठ नहीं बोल पाएगा, उसका दिमाग उतना ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं उसको हिप्नोटिक स्टेट में हम उस ड्रग के थ्रू लेके जाते हैं उनको। यानी अगर साधारण अवस्था में समझे कि वो अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। मेडिकल के साथ साथ मनोचिकित्सक की भूमिका क्या होती है, डॉक्टर पुनीत जैन हमें समझाएंगे कि एक सब्जेक्ट है जो सेमी कॉन्शियस स्टेज में है या लगभग समझिए कि अनकॉन्शियस है, वो दवा के इन्फ्लुएंस में है, तो आप उसे कैसे मॉनिटर करते हैं? नार्को टेस्ट में सब्जेक्ट के ऊपर मनोचिकित्सक क्या क्या ध्यान देता है? शुरू में हम उनसे जनरल सवाल पूछते हैं, उनकी फैमिली से कनेक्टेड, उनके नाम से कनेक्टेड। जो वो सही जवाब देना शुरू कर देते हैं, जो हमारे पास पहले रिकॉर्डेड होते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस पूछने शुरू करते हैं। और अगर सब्जेक्ट की बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जाता है, सब्जेक्ट की हार्ट पल्स, सब्जेक्ट की ईईजी जो कि ब्रेन मैपिंग है वो सब देखी जाती है। उसके आधार पे हम लोग नोट करते हैं कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो मनोचिकित्सक या क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी जरूरत पड़ती क्यों है नार्को टेस्ट में? इसकी इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे को हर एंगल से देखना पड़ता है कि ये सही ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी, आफ्ताब से दिल्ली पुलिस को ज्यादा जानकारी मिली होगी इस तरह के नार्को टेस्ट अगर जब होते हैं तो? बिल्कुल, इसकी संभावना से पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। बहुत सारी चीजें जो आदमी सुप्त अवस्था में अचेतन या अनकॉन्शियस पोजीशन में होता है, तो जितना उससे एक्सपेक्ट होता है वो
बोल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये झूठ को कन्फ्रंट करने के लिए इस्तेमाल किया था, सच उगलवाने के लिए नहीं है। लोग आपने इस केस को बहुत करीबी से देखा। अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि अगर 5 कोई ऐसे सवाल जो आफ्ताब से या सब्जेक्ट से पूछे गए हों, वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिकवरी ऑफ वेपन ऑफ ऑफेंस। आपने कहां डिस्पोज ऑफ किए, कहां उसको आपने करा, किस तरह से आपने डिस्पोज ऑफ किया, वो पूछा जाएगा। उसका जो हेड है स्कल, क्योंकि बाद में स्कल की रिकवरी के बाद में उसका पूरा फेस लेबोरेटरीज के अंदर रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये इस तरह की यदि फेस होता श्रद्धा का, ये उसका स्कल है। तो जो हम शब्दावली यूज करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उसकी पेस, टेन, चिन्ह, भाषा, बॉडी लैंग्वेज वो कैसे होती है? अगर मान लीजिए सब्जेक्ट से वो सवाल पूछते हैं, वो किस तरीके से पूछा जाता है? देखिए, पॉलीग्राफी टेस्ट के अंदर पूरी तरह से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो बिल्कुल चेतन अवस्था में होता है। उसकी रेस्पिरेशन, तमाम जो चीजें हैं आपके सामने वो आ रही होंगी। तो किस क्वेश्चन के जवाब में वो झूठ बोल रहा है, केवल ये झूठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किस अवस्था में वो झूठ बोल रहा है। परंतु नार्को एनालिसिस टेस्ट में उसकी पोजीशन दूसरी होती है। उसकी बॉडी में ट्रूथ सीरम दिया जाता है, तो वो करीब करीब उसका ब्रेन काम करता है, पर उसकी बॉडी पूरी तरह काम नहीं करती। क्योंकि सौरभ, क्या सब्जेक्ट को टच किया जाता है नार्को टेस्ट में? फिल्मी सीनों में तो बहुत दिखाया गया कि आप सब्जेक्ट को गाल पर टच करते हैं, शरीर पर टच करते हैं, ऐसा लगता है उसे जगाने की कोशिश करते हैं। वाकई में नार्को टेस्ट में क्या सब्जेक्ट को टच करने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल। जब सब्जेक्ट जो है जवाब देना बंद कर दे या फिर कुछ ऐसा महसूस हो कि वो अपने आप को रोकना चाह रहा है जवाब देने से, तो उसको इस तरीके से थ्रस्ट दिया जाता है हाथ पे, छाती पे, कि बताओ बताओ तुमने कहाँ वेपन छुपाया है, बताओ कहाँ तुम ले गए थे उसका स्कल निकाल के, कहाँ तुमने उसके पीसेस को फेंका। तो इस तरीके से थोड़ा सा फिजिकली उसको स्टिमुलस देके कोशिश करी जाती है कि वो जवाब उगले। डॉक्टर साहब, सवाल एक आदमी जो इस अवस्था में है, उन सवालों की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए ताकि सब्जेक्ट ये समझ पाए उससे क्या पूछा जा रहा है? इनिशियली क्या करते हैं, हम सिंपल सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि एकदम कॉम्प्लिकेटेड सवाल हम पूछ नहीं सकते, उतना ज्यादा ब्रेन फंक्शनल नहीं है। सिंपल कमांड्स फॉलो करेंगे। जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, अगर वो कुछ उल्टा जवाब दे रहा है या जो जवाब हमें नहीं पता, उसको बार बार पूछा जाएगा ताकि वो उस वे में डायरेक्ट हो, उस तरह से जवाब दे। इस तरह हम एकदम कॉम्प्लिकेटेड सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है देना। सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही वो आरोपी है, भले ही वो दोषी है, लेकिन भारत का कानून हमेशा अपने हर नागरिक को प्रोटेक्ट करता है, फिर चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो। और अगर जब नार्को टेस्ट जैसी बात आती है, जरूरी है सबूत मिले, जांच को दिशा मिले। जो कुछ आफ्ताब कह चुका है, जो कुछ आफ्ताब आगे कहेगा, उन कड़ियों को जोड़ा जा सके ताकि अदालत के सामने जब चार्जशीट आए तो इस हत्याकांड के लिए आफ्ताब को उसके कर्मों की सजा मिल सके। नोएडा से गिरीश के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।